दोस्तों, क्या अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान की बात मान ली है? और कैसे अज़रबैजान अब खुलकर भारत के खिलाफ अल्पिस्तान कार्ड खेल रहा है? और क्यों भारत चुपचाप रूस से दूरी बनाकर नया ऑयल गेम सेट कर रहा है? आज काफ़ी सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपको मेनस्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और इजराइल की। दोस्तों, जब एक देश अपनी ऊर्जा और सुरक्षा नीति को मजबूत करता है तो अगला कदम होता है लॉन्ग टर्म आर्थिक साझेदारी की। इसी संदर्भ में भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू होने जा रही है। इजराइल की आधिकारिक टीम इस महीने भारत आ रही है और इसी यात्रा के दौरान एफटीए पर पहला औपचारिक राउंड शुरू होगा। लेकिन यहाँ रुककर एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, क्योंकि भारत और इजराइल का रिश्ता केवल आयात में ही आधकसीत नहीं रहा है। ये रिश्ता पहले से ही राजनीतिक गहराई रखता है। डिफेंस सहयोग वर्षों से मजबूत रहा है। उन्नत टेक्नोलॉजी में साझेदारी लगातार बढ़ रही है। एग्रीटेक और साइबर सिक्योरिटी दोनों देशों को और करीब लाए हैं, यानी आधार पहले से तैयार है। अब एफटीए उस आधार को सशक्त रूप देने वाला है। तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या होगा? सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान होगी। जब टैरिफ कम होंगे तो हाईटेक उत्पादों की लागत घटेगी। लागत गिरेगी तो भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स को इजरायली बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। और ये सिर्फ एक एक्सपोर्ट का मामला नहीं होगा, बल्कि जॉइंट इनोवेशन और को डेवलपमेंट का रास्ता भी खुलेगा। इसी के साथ डिफेंस सप्लाई चेन में गहराई आएगी। मतलब सिर्फ खरीद नहीं, बल्कि उत्पादन और तकनीकी साझेदारी। अब इस पूरी तस्वीर को व्यापक संदर्भ में देखिए। ये वही भारत है जो यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईयू और यूके के साथ भी ट्रेड डील्स आगे बढ़ा चुका है। यानी ये कोई आइसोलेटेड कदम नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। पैटर्न ये है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहना चाहता, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का स्ट्रेटेजिक हब बनना चाहता है। और जब व्यापारिक रिश्ते गहराते हैं तो भरोसा बढ़ता है। जब भरोसा बढ़ता है तो ऊंच नीति तकसीमीकरण भी बदलते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब आते हैं ऊर्जा और ऑयल गेम पर। ये वही क्षेत्र है जहां असली दबाव बनता है, जहां फैसले सिर्फ आर्थिक नहीं होते बल्कि रणनीतिक होते हैं। फरवरी की शुरुआती डेटा के आधार सऊदी अरब अब भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है और रूस, जो पिछले 2 सालों से शीर्ष पर था, अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या भारत ने रूस को छोड़ दिया? सीधा जवाब है नहीं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि रूसी तेल का आयात अचानक बंद नहीं होगा, कोई झटका नहीं दिया जाएगा, बल्कि धीरे धीरे संतुलन बदला जाएगा। यानी खेल खत्म नहीं हुआ, बस रणनीति बदली है। और ठीक इसी समय एक और बड़ा कदम चुपचाप उठाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका से एक विशेष लाइसेंस मिला है, जिसके तहत वो सीधे वेनेजुएला से तेल खरीद सकती है। अब जरा इस तस्वीर को जोड़कर देखिए। रूस से खरीद जा रही है, सऊदी से आयात बढ़ रहा है, वेनेजुएला से सीधी डील शुरू हो रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी है। भारत किसी एक खेमे में खड़ा नहीं है, न रूस के साथ पूरी तरह, न अमेरिका के साथ पूरी तरह, ना ही सिर्फ राजनीतिक खेमे पर। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और वही इस पूरी चाल की असली बुनियादी है। क्योंकि जब ऊर्जा रणनीति बदलती है तो सिर्फ बाजार नहीं बदलते, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी बदलती चली जाती है। अब बात करते हैं भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स की। जब कोई देश मल्टी लेयर डिप्लोमेसी खेल रहा होता है तो असली ताकत उसके आर्थिक आधार में होती है, क्योंकि विदेश नीति में लचीलापन तभी आता है जब वित्तीय स्थिति मजबूत हो। इसी संदर्भ में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखा जा सकता है। पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में तेज बढ़ोतरी हुई थी। ताज़ा आरबीआई डेटा के अनुसार अब इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये गिरावट घबराने वाली नहीं, क्योंकि कुल रिजर्व अब भी $700 बिलियन से ऊपर है, जो वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत स्थिति में रखता है। इसमें लगभग $570 बिलियन की विदेशी मुद्रा संपत्ति है और $120 बिलियन से अधिक गोल्ड रिजर्व शामिल है। यानी भारत ने अपने रिजर्व को एक टाइप से फाइन रखा है, सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं। इसका सीधा मतलब है भारत के पास आयात भुगतान की मजबूत क्षमता है, रुपए को स्थिर रखने की ताकत है और वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए पर्याप्त कोष मौजूद है। यही वजह है कि भारत रूस से भी खरीद जाएगा, सकता है सऊदी के साथ संतुलन बना सकता है और वेनेजुएला से नई डील कर सकता है, क्योंकि जब आर्थिक आधार मजबूत होता है तभी रणनीतिक संतुलन बनाना संभव होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये मामला थोड़ा गंभीर है। जब भारत अपने पड़ोस से संतुलन बना रहा है, उसी समय एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। 3 फरवरी को बाकू में कश्मीर सॉलिडारिटी डे का आयोजन हुआ और पाकिस्तान के आयुर्वेसिन ने कार्यक्रम किया और इसकी मंजूरी सीधे अजरबैजान ने दी।
यहाँ तक मामला सिर्फ कूटनीति था, लेकिन उसके बाद खालिस्तान समर्थकों को मंच दिया गया। कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, बुकलेट रिलीज की गई जिसमें पंजाब को अलग देश बनाने की बात की गई। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा नहीं रहा, ये एक तीसरे देश द्वारा भारत के आंतरिक मुद्दे को छेड़ने की कोशिश है। और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत आर्मीनिया के साथ एजेंट सहयोग बढ़ा रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, पाकिस्तान वो कौम है जिसको जो मंच मिल जाए वो उसका इस्तेमाल सिर्फ भारत को बदनाम करने और कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए ही करती है। इनके बस चले तो ये पाकिस्तानी स्कूल कॉलेज के मंच पर भी कश्मीर का मुद्दा उठा दे। वो अलग बात है कि कल इंडिया टीम ने इनको बिना साबुन पानी के धो दिया। तो क्या ये सीधा संदेश है, आप हमारे प्रतिद्वंद्वी के साथ खड़े होंगे तो हम आपके संवेदनशील मुद्दे उठाएंगे? दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों लेयर्ड होती हैं, और जब बाहरी दबाव बढ़ता है तो अंदर की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों, लेकिन अब बात सिर्फ ऊर्जा या कूटनीति की नहीं है। देश के भीतर भी एक बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। सरकार एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, ऐसा फ्रेमवर्क जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की किताबों को सीधे असर डालेगा। प्रस्ताव यह है कि अब कोई भी रिटायर्ड अधिकारी अपनी किताब बिना आधिकारिक एजेंसी के प्रकाशित नहीं कर सकेगा। और इतना ही नहीं, संभावना है कि लगभग 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी लागू किया जाए। अब यहाँ असली सवाल रुकता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कई वरिष्ठ अधिकारी अपने पदों को वाइब्रेशनल डिटेल्स, राजनीतिक चर्चाएं और संवेदनशील फैसलों का उल्लेख करने से हम और आप उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें एक रोचक आंतरिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर दुश्मन देश इन्हीं पंक्तियों को डेटा की तरह पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, पैटर्न निकालते हैं और भविष्य की रणनीतियां तैयार करते हैं। और ध्यान रखते हैं, आज का भारत शांति के सरल दौर में नहीं है। हम दो सख्त सीमाओं से घिरे हैं, साथ ही एक हाइब्रिड युद्ध जहां साइबर, सूचना और मनोवैज्ञानिक मोर्चे भी उतने ही सख्त हैं। ऐसे में सरकार का दखलव है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना गलत है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना गलत है? ये कोई काला सफेद मुद्दा नहीं है, ये एक जटिल संतुलन है सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच। अब आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सही है या इसे कम होना चाहिए? हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, कोई देश दबाव बना रहा है तो कोई नैरेटिव चला रहा है।